मैडम, एक तो मैं बताऊं कि मैं उनका, नरेश जी का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं उनका फ्रेंड हूं, क्योंकि हम मॉर्निंग ओके वॉक सालों से इकट्ठा ओके करते ओके हैं। ओके। मैं जी बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूं अभी, हालांकि मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। जी। हमको ये देखिए कि इनकी जुलाई में नी सर्जरी हुई, हॉस्पिटल में रहे काफ़ी टाइम। उसके बाद लास्ट वीक ऑफ जुलाई में ये घर पे आए थे। तो हेल्थ वाइज अभी भी वो ठीक नहीं है, अभी भी बैंक का सहारा लेके चलते हैं। और 1 अगस्त से उनका इस तरह से व्यवहार हो गया, और ये उसके बाद देखिए करीब 1 सितंबर से फिर से ये रेगुलर सिटी फोर्ट में हमारे साथ वॉक करते हैं, और उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं हम सब लोग। लेकिन कभी इनके चेहरे से हमको ये महसूस नहीं हुआ कि इनके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये सब कुछ जब 19 सितंबर को इनको फिर वो ईडी के नाम से 5 करोड़ रुपये मांगे गए, और ये अड़ गए कि मैं कंपनी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, तब जाके ये बात खुली। और फिर इन्होंने हमारे जो और कॉमन फ्रेंड है संतोष गाड़िया जी, उनको बुलाया, तब जाके वो पुलिस में गए, आईएफएसओ में गए, तब जाके सारी कार्रवाई हुई। इनको इतना डरा रख के रखा हुआ था कि ये ग्रुप में हम बैठते थे, मजाक कर रहे हैं, आधा घंटा कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इनके मुंह से कोई बात निकल जाए। मतलब इनकी सिचुएशन थी, कि इतने किसी से ट्रॉमेटाइज हो इन्होंने गए थे डिस्कस कि नहीं किया क्योंकि पवन जी। उन्होंने और जब ये कहा कि इस तरीके के हम मामलों लड़कियों में को उठा मैं एक लेंगे, अपनी आप बीती आपके सामने रखती हूँ। आप तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ दो साल पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया, और उस फ़ोन कॉल में मेरे पिता का नाम लेकर किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई आपके पिता, मेरे पिता का नाम लिया और फिर कहा कि फलानी जगह पे इतना अमाउंट लेकर आप पहुंच जाइए, क्योंकि आपके पिता ने मुझसे लिए हैं। चूंकि खबर में रहते हैं, इसलिए ये अंदाजा है कि साइबर फ्रॉड हो सकता है, बुला के किडनैपिंग हो सकती है, पैसे ठगे जा सकते हैं। तो मैं अवेयर थी, मैंने तुरंत कहा कि हाँ पुलिस थाने पहुंच जाइए, मैं पैसे लेकर पहुंचती हूँ। तो वो समझ गया कि मैं उसकी चालाकी जान गई हूँ। लेकिन कई बार लोग ये चालाकी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इतने करोड़ ट्रांसैक्ट हो गए। पवन जी, ये अब देखिए, मैं आखिरी जो लेटर है वो मैं पढ़ रही हूँ। गवर्नमेंटल अफेयर करके लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर लिखा हुआ है। बाकायदा तिलक मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली, ये पता भी सब लिखा हुआ है। और फिर ये लिखा हुआ है कि अकाउंट का जो है वो किसी प्राइवेट अकाउंट की बात कर रहे हैं, और जिसका नाम भी ले रहे हैं, कोई विषय बैंक है, उसको आप 5 करोड़ रुपीस जो है वो ट्रांसफ़र करते। अगर ये ध्यान से ना पढ़ा होता नरेश मल्होत्रा जी ने, तो वो तो यहाँ पर भी फंस जाते, 5 करोड़ रुपए वो यहाँ पर भी दे देते। तो डॉक्यूमेंट्स को कैसे पढ़ना है, किस तरह समझना है कि डॉक्यूमेंट फर्जी है या ऑथेंटिक है, कैसे समझ में आएगा? देखिए, आज दौर जो है फ्रॉड, चीटिंग और ऑनलाइन डिसेप्शन का फ्रॉड है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जिसके माध्यम से आप झूठे केवाईसी या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को उत्पन्न करके जनरेट कर देते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई कागज आता है, आप कागज देख के या कागज के ऊपर लेटर हेड देख के या ठप्पे देख के अगर आप घबरा जाएं, तो ऑलरेडी आपने अपना जो बैटल है, युद्ध है, वो आपने हार दिया है। जब भी कोई कागज सामने आए, सबसे पहले उसको एक नए चश्मे के रंग से देखना है। वो चश्मे का रंग शक, सस्पिशन का है। उस पर हर प्रकार की जानकारी पर तब तक आप शक करिए जब तक कि स्वयं आप उसकी करेक्टनेस, उसकी ऑथेंटिसिटी को की पुष्टि ना कर पाए। तो अधिकांश तौर पर जब एक डॉक्यूमेंट आते हैं, वो देखने में लगभग जेन्युइन नजर आते हैं, लेकिन अगर आप महीन आंखों से देखेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक लेंस के साथ देखेंगे, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं वो जानबूझ के सुराग छोड़ देते हैं। अगर आप उन सुरागों को पकड़ेंगे तो हो सकता है आप नहीं फंसेंगे। अब जैसे आपने ये कहा सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट मंडी हाउस में तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो भगवान दास रोड पर है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नीचे मंडी हाउस बता रहे हैं। तो जब आप इस तरह की चीजें बता रहे हैं, ये पहले संकेत होता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट आपको चिट्ठी नहीं लिखेगा कि साहब आइए पैसे जमा कराइए। सुप्रीम कोर्ट आपको ऑर्डर देगा, और ऑर्डर आप पर तामील किया जाएगा। या तो प्रोसेस सर्वर लेकर आएगा ऑर्डर, या पुलिस का ऑर्डर है तो बंदा कांस्टेबल आपके ऊपर सर्व करेगा। कोई आपको सुप्रीम कोर्ट ईमेल लिख के या व्हाट्सएप करके नहीं भेजेगा कि साहब आइए आप इतने पैसे जमा करा दीजिए। तो हमें ये समझना है कि कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी सरकारी संस्था आपके साथ व्हाट्सएप पर गुफ्तगू नहीं करती है, और ना ही उनको करने की अनुमति है। अगर वो आपके साथ करेंगे कुछ भी कम्युनिकेशन, तो ऑफिशियल ईमेल आईडी से करेंगे। तो अगर कोई व्हाट्सएप से कोई आ रहा है कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हैं या हम फलां एजेंसी से बोल रहे हैं,
तो तुरंत उस नंबर को आप डिस्कनेक्ट करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी व्यक्ति आपको व्हाट्सएप करके हेलो हाई नहीं करेगा, आपसे पैसे नहीं मांगेगा। सिमिलरली कोई सरकारी एजेंसी आपको व्हाट्सएप के साथ संपर्क नहीं स्थापित करेगी। अगर वो करेगी तो वो ऑफिशियल ईमेल आईडी से करेगी। अगर ईमेल आती है तो ईमेल को भी ध्यान से देखना है, वो क्या ईमेल ऑफिशियल है या उसका जो डोमेन नेम है उसके एंड में क्या है। अगर डोमेन नेम .nic.in पर है तब समझ आता है कि शायद ये जेन्युइन हो सकता है, लेकिन अगर डोमेन नेम nic.tx आ जाए या nic.br आ जाए जी तो वो ऑटोमेटिकली इंडिकेशन देता है कि साहब ये फ्रॉडलेंट डोमेन नेम है और इसलिए इस फ्रॉडलेंट डोमेन पर रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है। तो धैर्य रखना है। प्रॉब्लम क्या है, हम बचपन से हमें सिखाया गया है पुलिस से कोर्ट से कुछ आ जाए एकदम डर जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, तुरंत आप कोऑपरेट करो। अब वो जमाना चला गया। अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो सीधे खड़े होकर पैनिक में डालकर अपने आप को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि आज खास तौर पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड और जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि साहब डरने की आवश्यकता नहीं है।